आपका पोर्टफोलियो में होने वाली म्यूचुअल फंड स्कीम को अब तो कब बेचना चाहिए, कब उससे अब तो बाहर आने की ज़रूरत पड़ती है। आज यह वीडियो में इसके बारे में हम बातचीत करते। चलो वीडियो शुरू करते। हेलो दोस्तों, वेलकम टू होलिस्टिक इन्वेस्टमेंट डॉट इन यूट्यूब चैनल। अगर आपका रिस्क टॉलरेंस लेवल में बदलाव आए तो और देखें तो बिगिनिंग ऑफ द करियर में अब तो ज़्यादा फंड्स इक्विटी में इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं, लेकिन जब आप तो रिटायरमेंट तक पहुंचते उस समय आपका पोर्टफोलियो तो कंजर्वेटिव होना चाहिए, क्योंकि उसी समय में आपका पोर्टफोलियो से आप तो रेगुलर इनकम कमाने की ज़रूरत पड़ती है। इसी कारण के लिए आप तो इक्विटी एक्सपोजर को कम करने की ज़रूरत पड़ती है और देखें तो आपको म्यूचुअल फंड को भी रेक्टिफाई करने की ज़रूरत पड़ती है। अब तो अग्रेसिव फंड से कंजर्वेटिव फंड्स को ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत पड़ती है। अब देखेंगे एक उदाहरण। अगर आपका इक्विटी एक्सपोजर होते है कि 75%, उस समय आप तो उसको 30% को बदलने की ज़रूरत पड़ती है। यही कारण के लिए आप तो म्यूचुअल फंड को बेचने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको कोई भी जॉब सिक्योरिटी नहीं है और जॉब लॉस होने की मौका है तो भी आपका इक्विटी एक्सपोजर में आप तो बदलाव करने की ज़रूरत पड़ती है और आपका इक्विटी एक्सपोजर को आप तो कम करने की ज़रूरत पड़ती है। यह समय में भी आप तो म्यूचुअल फंड्स को बेचने के बारे में सोचना चाहिए। यही पहले कारण होते हैं। दूसरे कारण होते हैं कि बदलने वाले फंड मैनेजर। अगर किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में फंड मैनेजर लंबे समय के लिए काम करने के बाद किसी भी कारण के लिए वो तो सडनली क्विट कर दिया जाते तो आप एज ए इन्वेस्टर यह वेरीफाई करने की ज़रूरत पड़ती है कि यह तो स्मूथ ट्रांजिशन होते हैं या नहीं, और पुरानी फंड मैनेजर की तरह नए फंड मैनेजर काम कर सकेंगे या नहीं। अगर आप यह सारी चीज़ ऑब्जर्व करने के बाद आपके लिए उस फंड में होने वाले कॉन्फिडेंस थोड़े से नीचे गिरते हैं तो भी उस फंड से आप तो बाहर आने की ज़रूरत पड़ती है। आप तो यह पूछ कर सकेंगे किस तरीके से बदलने वाले फंड मैनेजर फंड परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट कर सकेंगे। अगर किसी भी कंपनी पूरे विश्वास रखते फंड मैनेजर पर और फंड मैनेजर के लिए 100% फ्रीडम दे दिया जाते तो उस फंड मैनेजर के लिए कोई भी प्रोसेस नहीं होते, वही उसका खुद प्रोसेस बनने की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरीके से जब फंड मैनेजर बदल कर दिया जाते तो वो तो बड़े इम्पैक्ट कर सकेंगे कि भविष्यकाल में उस फंड का परफॉर्मेंस पर। वही समय अगर उस कंपनी में एक वेल स्टेशन प्रोसेस है और उस फंड मैनेजर उस प्रोसेस को फॉलो करना है, तो अगर फंड मैनेजर क्विट कर दिया जाते तो भी नए फंड मैनेजर के लिए यह प्रोसेस को फॉलो करने की ज़रूरत पड़ती है, जिसके वजह से ये नए फंड मैनेजर भी पुराने फंड मैनेजर की तरह रिटर्न जनरेट करने का मौका तो ज़्यादा हो सकेंगे, क्योंकि इसमें प्रोसेस ज़्यादा इंस्टीट्यूशनलाइज्ड होने के कारण। इसके कारण आप एज इन्वेस्टर तो यह चेक करने की ज़रूरत पड़ती है कि आप इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस तो इंस्टीट्यूशनल है या कि नहीं। अगर देखें तो यह सभी जानकारी तो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर और कि प्रोफेशनल फाइनेंशियल प्लानर के लिए ही होते हैं। इसके कारण अगर आप तो एक डू इट योरसेल्फ इन्वेस्टर है तो यह चीज़ों डील करने में आपको ज़्यादा मुश्किल पड़ सकेंगे। अगर आप डू इट टुगेदर इन्वेस्टर है तो आप तो फंड मैनेजर और की प्रोफेशनल फाइनेंशियल प्लानर की एडवांटेज ले सकते हैं। वो तो आपके लिए गाइडेंस दे सकते हैं कि जिस कंपनी का इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस आपके लिए फ़ायदा दे सकेंगे, और इसके बारे में भी वो तो आपके लिए ज़्यादा मदद कर सकेंगे। तीसरी चीज़ और तीसरा कारण होता है कि कंसिस्टेंट अंडर परफॉर्मेंस। अगर आपका म्यूचुअल फंड स्कीम पिछले 3 साल से अंडर परफॉर्मेंस कर दिया जाते हैं तो आप तो इसको सीरियसली कंसिडर करने की ज़रूरत पड़ती है कि यह तो इंडेक्स से कम रिटर्न देते हैं और कि कैटेगरी एवरेज से कम रिटर्न दे दिया जाते हैं, तो अब तो इसको सीरियसली लेने की ज़रूरत पड़ती है और एनालाइज करने की ज़रूरत पड़ती है कि आपका म्यूचुअल फंड स्कीम अंडर परफॉर्मेंस में और कि अंडर वैल्यूएशन में है। कुछ समय में देखेंगे तो आपके लिए अच्छा म्यूचुअल फंड स्कीम होते हैं और उसमें अच्छा तरीके से वैल्यू स्टॉक्स भी होते हैं, लेकिन उस वैल्यू स्टॉक्स का ट्रू वैल्यू अनलॉक न होने के कारण वो तो मार्केट में उसका रिटर्न्स तो कम ही दिखते हैं। जब उस फंड का वैल्यू तो अनलॉक होते वो तो कंप्लीट तरीके से बाउंस बैक भी कर सकेंगे, लेकिन आपको समझने के लिए उतना आसानी नहीं होती कि आपका म्यूचुअल फंड स्कीम अंडर वैल्यूएशन में और कि अंडर परफॉर्मेंस में है। आप तो इसको एनालाइज करने में ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट के बारे में सोचने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपने सही कॉन्टेक्स्ट के बारे में सोचते हुए अगर आपके लिए पता चलता है कि ये तो अंडर वैल्यूएशन में है तो अब तो उस फंड से बाहर नहीं आना चाहिए। अगर देखें तो किसी भी फंड अगर 3 साल से वो बेंचमार्क से अंडर परफॉर्म कर दिया जाते तो ज़्यादा सिनारियोस में वो तो 5 साल तक भी अंडर परफॉर्मेंस दे सकते इन्वेस्टर के लिए। चौथी चीज़ और कारण होता है कि इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में होने वाले बदलाव। अगर फंड मैनेजर उसका फंड मैनेजमेंट स्टाइल बदलती है तो वो तो वैल्यू ओरिएंटेड फंड मैनेजर
से ग्रोथ ओरिएंटेड फंड मैनेजर बनते हैं तो यह नए इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी आपका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के लिए अलाइन होते हैं या नहीं, आपका गोल्स के लिए फंड मैनेजर इम्प्लीमेंट करने वाले नए इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी मदद कर सकेंगे या नहीं। यह सब चीज़ आप तो एनालाइज करने के बाद आप ही खुद डिसाइड करने की ज़रूरत पड़ती है कि आप तो यह फंड में कंटिन्यू करना चाहिए और एग्जिट करना चाहिए। पांचवा चीज़ और कारण होते हैं कि जब आप तो गोल के आसपास होते हैं। अब देखेंगे एक उदाहरण, अगर आपको बच्चों की शिक्षा के लिए कॉर्पस की ज़रूरत पड़ती है तो वो तो 10 साल के बाद होने वाले इवेंट होते हैं। इसी कारण के लिए आप तो इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपने 7 ईयर्स तक सक्सेसफुली इक्विटी इन्वेस्टिंग कंप्लीट कर दिया जाते हैं तो चिल्ड्रन एजुकेशन गोल के लिए 3 ईयर्स ही बाकी होते हैं। इसी कारण के लिए वो तो लॉन्ग टर्म गोल से शॉर्ट टर्म गोल बन चुके हैं, और जब वो तो शॉर्ट टर्म गोल बन चुके हैं उस समय आपका इन्वेस्टमेंट पर अब तो ज़्यादा एक्सपोजर इक्विटी के लिए नहीं देना चाहिए, क्योंकि किसी भी समय मार्केट क्रैश आ सकेंगे जिसके कारण आपके लिए पोटेंशियल लॉसेस हो सकेंगे और आपका वैल्यूएशन भी कम पड़ती है। इसी कारण के लिए 7th ईयर शुरुआत होते हुए आपका फ़ंड तो धीरे से आप तो इक्विटी फंड से डेब्ट फंड में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरीके से आप तो इक्विटी फंड से बाहर होने की भी ज़रूरत पड़ती है। छठे चीज़ और कारण होते हैं कि आपका फाइनेंशियल प्लान, फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क टेकिंग अपडेट पर ध्यान रखकर आप तो एक प्रोफेशनल फाइनेंशियल की मदद लेते हुए एक असेट एलोकेशन तो बंद कर दिया जाते हैं। अगर आपका असेट एलोकेशन में 50% इक्विटी होते हैं, 30% डेप्थ होते हैं और 20% गोल्ड होते हैं और आप तो इसी तरह कॉम्बिनेशन में इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं तो 1 साल होने के बाद आपके असेट एलोकेशन में ज़्यादा बदलाव हो चुके हैं और इसी कारण के लिए आपका असेट एलोकेशन भी कंसिडरेबली डिसलोकेट भी हो चुके हैं। कारण होते हैं कि मार्केट तो अंडर परफॉर्म करने के कारण, इसी कारण के लिए आपका 50% इक्विटी तो 30% इक्विटी बन चुका है और आपका गोल्ड इन्वेस्टमेंट भी 20% तो ऊपर बढ़ गए हैं। इसी समय आपका इन्वेस्टमेंट रेशियो तो 50-30-20 होने के बावजूद 40-30-30 होते हैं। आप तो फिर इसको 50-30-20 में आने के बारे में सोचना चाहिए। इसके कारण आप तो एक असेट से विड्रॉ करने की ज़रूरत पड़ती है और दूसरे असेट में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। यह सिचुएशन में भी आपका इक्विटी एक्सपोजर तो कम पड़ती है। यह कारण के लिए भी आप तो किसी भी इक्विटी स्कीम से बाहर होने की भी ज़रूरत पड़ती है। अगली चीज़ होती है कि रेगुलर और कि डायरेक्ट। अगर आप तो यह ऑप्शन बदलने के बारे में सोचते तो भी आप तो म्यूचुअल फंड स्कीम से बाहर आने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप तो प्रोफेशनल म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की मदद लेते हुए रेगुलर ऑप्शन में इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं तो आप तो डू इट टुगेदर इन्वेस्टर होते हैं। और अगर आपका म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आपके लिए कोई भी वैल्यू नहीं ऐड करते और आपका कंसर्न्स को सीरियसली नहीं लेते हैं, अगर देखें तो आपके लिए उस पर होने वाले ट्रस्ट तो कम पड़ गए और आपके लिए संदेह है कि उसका एबिलिटी और कैरेक्टर के बारे में, उस समय आपके लिए कंपल्शन होते हैं कि उस फंड से बाहर आने के लिए। और अगर आपके लिए एक ट्रस्टवर्दी और एबल हैंडेड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है आपको मदद करने के लिए, उस समय में भी आप तो रेगुलर से डायरेक्ट स्विच करने के बारे में सोच कर सकेंगे, क्योंकि रेगुलर से डायरेक्ट अगर आप स्विच कर दिया जाते तो आपके लिए कम एक्सपेंस रेशियो ही होते। यही कारण के लिए अगर आपके लिए एक एबल हैंडेड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की मदद नहीं है तो आप तो रेगुलर से डायरेक्ट स्विच करने के बारे में सोच कर सकेंगे। फिर भी जो इन्वेस्टर डायरेक्टली इन्वेस्ट करना चाहते हैं और डू इट योरसेल्फ इन्वेस्टर होते हैं और जो इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड ऐप वजह से इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं, और अगर देखें तो जो इन्वेस्टर डायरेक्ट इन्वेस्टिंग अप्रोच को फॉलो कर दिया जाते हैं तो वो अप्रोच तो उसके लिए कंटिन्यूस बेसिस में फ़ायदा नहीं दे सकेंगे। अगर जो इन्वेस्टर इसी तरह सोचते हैं कि अगर मैंने एक अच्छा फाइनेंशियल प्लानर और कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को अप्रोच कर दिया जाते हैं और अगर मैंने एक डू इट टुगेदर इन्वेस्टर बनना है तो मैंने क्या करना चाहिए, अगर आप उसी तरह सोचने वाले इन्वेस्टर हो और अगर आपके पास एक हॉनेस्ट और ट्रस्टवर्दी फाइनेंशियल प्लानर और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की मदद होते हैं तो उस समय आप तो डू इट योरसेल्फ इन्वेस्टर बनने के बावजूद आप तो डू इट टुगेदर इन्वेस्टर बनने की ज़रूरत पड़ती है। अब तो रेगुलर से डायरेक्ट स्विच करने के बावजूद अब तो डायरेक्ट से रेगुलर स्विच करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप 2020 से 2021 साल में देखें तो अच्छा बुल रन होता था। यही कारण के लिए ज़्यादा इन्वेस्टर्स तो डू इट योरसेल्फ अप्रोच को फॉलो कर दिया जाते हैं। अगर देखें तो 2021 से 2023 अप्रैल तक कोई भी बुल रन नहीं होता था और मार्केट तो ज़्यादा फ्लैट होने के कारण वो तो इन्वेस्टर्स के लिए ज़्यादा अच्छा रिटर्न नहीं कमा कर दिया जाते हैं। यही टाइम फ्रेम में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स और डू इट योरसेल्फ इन्वेस्टर की संख्या तो तेज़ी से नीचे गिर गई।
अगर देखें तो ज़्यादा इन्वेस्टर्स जो तो डू इट योरसेल्फ इन्वेस्टर होते हैं वो तो डू इट टुगेदर इन्वेस्टर बन चुके हैं। अगर देखें तो 2021 से 2023 अप्रैल तक और कि 2021 अक्टूबर से 2023 अप्रैल तक अगर देखें तो यह सर्टेन टाइम फ्रेम में अगर आप देखें तो ज़्यादा म्यूचुअल फंड स्कीम से एफडी से भी कम रिटर्न तो इन्वेस्टर के लिए दे दिया जाते हैं। यही टाइम फ्रेम में अगर आप तो एक डू इट योरसेल्फ इन्वेस्टर हो, किसी भी कारण के लिए आपको विलिंगनेस नहीं होते एसआईपी को कंटिन्यू करने के लिए, और इसी कारण के लिए आप तो एसआईपी को इवेंचुअली रुक भी कर सकेंगे और म्यूचुअल फंड से भी बाहर आ सकेंगे। अगर आप तो डू इट टुगेदर इन्वेस्टर होते हैं तो आपके लिए एक अच्छा म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर और प्रोफेशनल फाइनेंशियल प्लानर की गाइडेंस लेते हुए आप तो एसआईपी को कंटिन्यू कर दिया जाते हैं। अगर देखें तो एसआईपी अगर आप कंटिन्यू कर दिया जाते तो डू इट टुगेदर इन्वेस्टर होते हुए अगर आप देखें तो अप्रैल से 3 महीने होने के बाद मार्केट तो भी रिकवर हो चुका है, और जो इन्वेस्टर एसआईपी को कंटिन्यू कर दिया जाता है वो इन्वेस्टर के लिए अच्छा रिटर्न्स मिलता था। अगर देखें तो ये तो इसी तरीके से पॉसिबल होता है अगर आप तो डू इट टुगेदर इन्वेस्टर हो और प्रोफेशनल फाइनेंशियल प्लानर और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की मदद लेते हैं तो उस समय में ही यह इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी तो आपके लिए एप्लीकेबल होते हैं। अगर आप 2021 अक्टूबर से आज तक देखें तो ज़्यादा इन्वेस्टर्स जो तो पहले डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और डू इट योरसेल्फ इन्वेस्टर होते हैं वो सब तो डू इट टुगेदर इन्वेस्टर बन चुके हैं। अगर आप तो रेगुलर से डायरेक्ट और डायरेक्ट से रेगुलर बदलना है तो भी इस समय में भी आप तो म्यूचुअल फंड स्कीम से बाहर आने की ज़रूरत पड़ती है। आठवां चीज़ और कारण होते हैं कि पैसे की ज़रूरत। आप तो इनकैश करने के लिए म्यूचुअल फंड स्कीम्स को बेचते हैं क्योंकि म्यूचुअल फंड तो एक आसानी लिक्विड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होते हैं। अगर आप बेचने के बारे में सोचते हैं तो आप तो सरप्लस के बारे में भी सोचने की ज़रूरत पड़ती है। अगर किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन आए तो भी आप तो इक्विटी फंड से बाहर आना चाहिए। अगर आपके पास किसी भी शॉर्ट टर्म कमिटमेंट है और कि टेम्प्रेरी रिक्वायरमेंट के लिए पैसा होना चाहते हैं तो आप तो डेब्ट फंड इन्वेस्टमेंट से बाहर आ सकते हैं। अगर देखें तो जब आपके लिए सिचुएशन आए कि आप तो फंड से एग्जिट करना है तो भी आपका पोर्टफोलियो एनालाइज करने के बाद ही आप जिस फंड में एग्जिट करना चाहिए उस फंड को चुनना चाहिए। अगर देखें जिस फंड अंडर परफॉर्म कर दिया जाता है उस फंड से ही आप तो पहले एग्जिट करने की ज़रूरत पड़ती है। अब तो अंडर वैल्यूएशन फंड से बाहर नहीं होना चाहिए। अगर देखें तो जो फंड आपके लिए पास में अच्छा परफॉर्मेंस दे चुका है और भविष्य काल में वो तो अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए पोटेंशियल होते हैं उस फंड से भी अब तो बाहर नहीं होना चाहिए। ज़्यादा लोग तो उसका अच्छा परफॉर्मिंग फंड्स को बेचते हुए उस करंट सिचुएशन को टैकल कर दिया जाते हैं। वो तो इसी तरह सोचते हैं कि जो फंड आज तो अच्छा तरीके से परफॉर्म नहीं करते वो तो भविष्य काल में वो तो ज़्यादा अच्छा तरीके से परफॉर्म करते हैं। इसके कारण अगर वो पर्टिकुलर फंड में किसी भी लॉसेस आए तो भी वो तो कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं। अगर आप देखें तो एक तरीके से ये तो लूजर फंड को रिटेन कर दिया जाता है और विनर फंड को बेच कर दिया जाता है, जिसके वजह से वो तो सिचुएशन को हैंडल करते हैं। अगर देखें तो वो इसी तरह सोचते हैं कि लूजर फंड एक दिन उसके लिए अच्छा रिटर्न कमा कर सकेंगे। अगर देखें तो ये अप्रोच तो गलत होते हैं। अगर आप तो लूजर फंड को रिटेन कर दिया जाता है और विनर फंड को बेच कर दिया जाते हैं तो आपके पोर्टफोलियो में एक दिन तो सभी लूजर फंड ही होने के कारण आपके लिए अच्छा रिटर्न्स कमाने में ज़्यादा मुश्किल पड़ सकेंगे। लेकिन यह कारण के लिए भी आप तो म्यूचुअल फंड स्कीम्स बेचने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको इससे भी ज़्यादा कारण पता है कि क्यों एक इन्वेस्टर तो म्यूचुअल फंड स्कीम से बाहर आना चाहिए, उसको आप तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपके पोर्टफोलियो में जिस म्यूचुअल फंड स्कीम्स आप तो बेचना चाहिए और जिस म्यूचुअल फंड स्कीम्स आप तो कंटिन्यू करना चाहिए और क्या नए इन्वेस्टमेंट आप तो शुरुआत करना चाहिए, अगर आपको यह सारे संदेह है और यह संदेह के बारे में आपको गाइडेंस मिलना चाहते हैं तो आप तो फाइनेंशियल प्लानर को अप्रोच कर सकेंगे। आप तो डिस्क्रिप्शन में होने वाले नीचे देने वाले लिंक को उपलब्ध करते हुए आप तो हमारे साथ होने वाले फाइनेंशियल प्लानर के साथ एक इनिशियल कंसल्टेशन को बुक कर सकेंगे। अगर तुमको इस टॉपिक में और कोई अदर फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टॉपिक में संदेह है तो हमारा फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। अपॉइंटमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में और फाइनेंस के बारे में तुमको ज़्यादा बताना चाहिए तो हमारा लाइव वेबिनार अटेंड कर दीजिए। वेबिनार का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वेबिनार एब्सोल्युटली फ्री है। इस वीडियो तुमको पसंद है तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।